हेलो। हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ साइंस आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएँगे कि मेरी वॉइस और वीडियो दोनों एकदम क्लियर हैं और हाँ, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ और रंगों का ये त्योहार आपकी ज़िंदगी में अलग-अलग तरीके के रंग लेकर के आए। और जो भी आपने इस वर्ष किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, टीचर बनने के लिए जो भी आपने सोच रखा है, वो सब कुछ आपके लिए कुशल मंगल हो, पूर्ण हो। तो होली की आप सभी को अनंत शुभकामनाएँ। आज की जो ये हमारी क्लास है, हर रोज़ की तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास है। जब तक आपका होली का पर्व रहेगा, मैं घर से इसी तरीके से आप लोगों को क्लास देता रहूँगा। और मंडे से जो हमारी क्लासेज़ होंगी, जैसे ही मैं मंडे को अपने वहाँ पहुँचूँगा बीएचयू, तो वहाँ से हम फिर से बोर्ड पे ही आपकी क्लास लेंगे और वहाँ पर हम थ्योरी और प्लस क्वेश्चंस दोनों की कंबाइंड कोई क्लासेस बिल्कुल उसी फॉर्म में करेंगे। ठीक है? तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट लगते हैं तो आप उनको यहाँ पर शेयर कर सकते हो और वो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ये टेलीग्राम है आपका जिसका नाम है कौशल सर टेक्स्ट बुक, तो आप उसको जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन जो है शेयर कर सकते हैं और अगर आपको टेक्स्ट बुक से आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो 35 डिस्काउंट के लिए आप लोग यहाँ पर एक कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो आपका क्या है कौशल वहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। तो बाकी आप लोग अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एच टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, के बी एस, एन बी, जो भी आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि साइंस का जो सिलेबस है वो लगभग आपका सेम रहता है। बाकी आप मेरे बारे में जानते ही हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर आइसोटोप्स है, यानी कि जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है ना? तो जो हमारे समस्थानिक होते हैं उनके बारे में आपका ये प्रश्न है और आपसे बोला जा रहा है कि जो आपके आइसोटोप्स होते हैं उनके पास में क्या होता है। सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, ये आपका एक तरीके से ऑप्शन एक है ये, फिर ये आपका दो है और ये आपका तीन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है तो एक बार आज फिर से इस क्वेश्चन को आपके लिए डिस्कस करें। ठीक है। द सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, या डिफरेंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सिमिलर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जवाब जो है वो आपका सही होगा। ठीक है। तो बताइएगा सही जवाब क्या हो जाए। देखो, अगर मैं यहाँ पर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो फिर मेरे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा यहाँ पर। क्यों? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्यों सही होगा? क्योंकि जो जैसे अगर मैं पहले एक तो एग्जांपल आपका यहाँ पर लेता हूँ, जैसे अगर हमें आइसोटोप की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर क्या है एक्स और वाई, ये कोई भी एलिमेंट है तो ये हमारा ए बी हो गया यहाँ पर और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया ए। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे आइसोटोप। क्यों? सर आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर हमारा सेम रहता है और मास नंबर जो होता है हमारा ये हमारा डिफरेंट होता है। तो इस बात से हमें यहाँ पर एक चीज ये भी समझ में आती है कि आइसोटोप का एक सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वो एक सिंगल एलिमेंट्स का होता है, एक ही एलिमेंट्स का हमारा टाइप होता है। कौन? समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप। ठीक है। तो अगर जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं। सबसे पहले वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम। ठीक है ना? दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम और तीसरे वाले को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है। तो जो प्रोटियम होता है इसको हम लोग बोलते हैं 1H1, ड्यूटीरियम को हम लोग बोलते हैं 1H2, ट्राइटियम को हम लोग बोलते हैं 1H3। सर जो हमारा ट्राइटियम होता है इसका रेडियो एक्टिव नेचर होता है। जिसे आपसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा हमारा आइसोटोप ऐसा है जिसकी नेचर हमारी कैसी होती है, रेडियो एक्टिव नेचर होती है। तो आप सही जवाब यहाँ पर दे सकते हो कि सर जो रेडियो एक्टिव नेचर का जो हमारा आइसोटोप यहाँ पर होता है वो हमारा ट्राइटियम होता है। भाई आवाज आपको बिलोंग पा रही है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वॉइस इज क्लियर, यस वॉइस इज क्लियर नाउ। सो ये हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ड्यूटीरियम जो होता है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? हैवी वाटर बनाने के लिए। ठीक है ना? जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली यूज होता है। ठीक है ना?
और प्रोटियम क्या है? ये हमारा सिंपल प्रोटॉन है एक्चुअली। अगर हम बात करें कि व्हाट इज प्रोटॉन एक्चुअली, तो प्रोटॉन इज ए प्रोटियम, दिस इज ए आइसोटोप एंड हाइड्रोजन, राइट? तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हमारे जितने भी ये हमारे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं, इन सभी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी डिफरेंट होती है और इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी सेम होती है, क्योंकि अगर हम कहीं केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे तो वहां पर सिर्फ हमारा हाइड्रोजन वहां पर भाग लेगा, हम बोलेंगे दिस इज ए हाइड्रोजन एक्चुअली, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल्स कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, ये दो क्वेश्चन हमारे पहले वाले हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कि मेरा मकसद था आपसे कि ये समझाने का कि व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो देखो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास में कोई एक बैटरी है, ये हमारे पास कोई एक बैटरी आप मान लीजिए, ये इस बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इस बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना? और इसके अंदर हमने यहाँ पर लिक्विड भर दिया, इसने हमने यहाँ पर एक लिक्विड भर दिया, ठीक है ना? इसके अंदर हमने यहाँ पर लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड हमारा क्या हो सकता है? ये लिक्विड हमारा H2SO4 भी हो सकता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा है, ठीक है? अगर हम इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि जैसे ही इसमें आयनाइजेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज हमारे एक तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हमारे एक तरफ। और अगर हमने इन पूरे जो भी हमने इसके अंदर मेटल्स डाला हुआ था वो एक पूरी परत एक मेटल के ऊपर चढ़ जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द मेटल्स कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस तरीके से हम कौन सी मेटल का यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर कोरोजन ना हो, उसका रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, उसको कोई भी चीजें खत्म ना करे, तो उसको बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं आमतौर पर। तो उसमें जो हमारे मेटल्स होते हैं क्या वो हमारे गोल्ड सोडियम क्रोमियम होते हैं, या क्रोमियम कॉपर निकेल होते हैं, या निकेल लेड क्रोमियम होते हैं, या गोल्ड सोडियम, या फिर पोटेशियम होते हैं, बताइएगा। तो देखो हम इनके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो यूज करते हैं वो हमारी जो मेटल्स होती हैं, हम ज्यादातर उन्हीं मेटल्स का यूज करते हैं जो हमारी सबसे पहला तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि वो सभी के सभी हमारे मेटल्स कैसे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होने चाहिए, वो सभी के सभी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होने चाहिए, ठीक है ना? वो सभी के सभी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पर होनी चाहिए। और जो हमारे ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? बेसिकली दूसरे तरीके से अगर हम लोग बोलें तो इन सभी का यूज हम हार्ड मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाला, क्रोमियम, कॉपर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब, देखो जब भी हम पीरियोडिक टेबल की यहाँ पर बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं, सर पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक तो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक होते हैं हमारे दूसरे वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सर जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं इसका मतलब ये होता है कि कम से कम इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। जैसे अगर हमारे पास में x है, दिस इज माइनस, y है -2 एंड z -3, तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैं इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखूंगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा जिसके ऊपर -3 होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो ये एक हमारा ऑर्डर होता है। आपने पढ़ा होगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, तो ज्यादा नेगेटिव के लिए में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर हमारा नाइट्रोजन ऑप्शन में है, नाइट्रोजन नहीं तो क्या ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है। और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं इनर्ट गैसेस की, तो आप लोग जानते हो कि इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जीनोन जिसको हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं, जीनोन इज अ इनर्ट गैस विच इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस विच इज ओनली एक्ट विद ऑक्सीजन
This is one of the inert gas which is react with the oxygen, but the odd number of oxygen and the even number of फ्लोरीन. इट मीन्स दैट कि ये सिर्फ रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए इन दोनों के साथ में रिएक्ट कर रही है. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं, अब ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आप आ जाओ, जैसे हमने यहाँ पर देखा, जैसे एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, ठीक है ना, जेड पॉजिटिव 3. अगर हम इन तीनों में देखेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, तो जिसके ऊपर सिंगल चार्ज होगा, जैसे Na प्लस सबसे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा हमारा पोटेशियम होता है, लिथियम होता है. जिनके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इनके बाद में हमारा यहाँ पर 2 वाला आएगा, Mg प्लस के 2 आ जाएगा, सबसे लास्ट में हमारा एल्यूमिनियम प्लस के 3 आ जाएगा. तो ये हमें ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो ये आप ध्यान रखिएगा. बाकी आप ऑप्शन देखो, सबसे ज्यादा और सबसे कम. तो सबसे ज्यादा इनमें कौन है, देखो क्लोरीन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन होगा और सीजियम होगा, तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला. तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फैक्टर्स ऑन विच one magnetic field strength produced by current carrying solenoid depends on. सोलेनॉइड आप समझते हो, करंट कैरिंग सोलेनॉइड हमारा ये वाला होता है, जिसे दिस इज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड. इस तरीके से हमने इसमें यहाँ से करंट फ्लो की. सर जैसे हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट होगा, इसकी डायरेक्शन भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसकी डायरेक्शन भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाली इसकी डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी. ठीक है ना, ये इसकी डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी. ठीक है ना. जब इसकी डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सोलेनॉइड. इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड की बात यहाँ पर कुछ ऐसी है कि अगर हम इसके सेंटर में यहाँ पर देखते हैं, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, 0. और इसके जो एंड होते हैं, ये वाले जो इसके एंड हैं, इन एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी मैक्सिमम. लेकिन हमारा क्वेश्चन आपसे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, क्या वो इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, क्या वो इस करंट पे भी डिपेंड करेगी, क्या इस मटेरियल पे भी डिपेंड. तो भाई सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगी. सबसे पहली बात कि इस होल जो हमारी कॉयल है, इस कॉयल में कितनी करंट फ्लो कर रही है. तो इस आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा. तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड है. जितने ज़्यादा ये नंबर ऑफ टर्न्स हमारे यहाँ पर होंगे, जितने डेंस होंगे, उतना ही ज़्यादा वायर होगा, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट होगा. यानी दूसरा नंबर भी होगा. अब तीसरे पे आप जाओ या मत जाओ, तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा सही जवाब हो जाएगा. बट हम तीसरे वाले को भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इन वायर्स की, इन मटेरियल की नेचर क्या है. क्योंकि ये जितना ज़्यादा कंडक्टिव नेचर का होगा, जितना ज़्यादा ये कंडक्टिव नेचर का होगा, चालकत्व तो इसका जितना ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइट कोयल, यानी कि जो सफेद कोयला. जैसे आपसे प्रश्न यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमने हमने हमारे पास ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बायोमास एनर्जी. यानी ये चारों ही हमें एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, चारों ही हमें यहाँ पर एक एनर्जी दे रहे हैं. लेकिन आपसे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो पॉल्यूशन लेस है. व्हाइट कोयला का मतलब समझ रहे हो आप, पॉल्यूशन लेस. ठीक है ना. इन चारों में से पॉल्यूशन लेस कौन सा है, यानी कि पॉल्यूशन का मतलब समझते हो, प्रदूषण रहित. इन चारों में से प्रदूषण रहित कौन सा है. तो प्रदूषण रहित की जब हम बात करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका सही. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ वायर कैरीज, यानी कि जो अर्थ वायर होता है, ठीक है ना, वो क्या कैरी करता है, करंट कैरी करता है, वोल्टेज कैरी करता है, नो करंट या फिर हीट. यानी अर्थ वायर का काम क्या होता है. जैसे आप घर में देखते हो तो वहां पर 2 वायर होते हैं. जब आपकी घरेलू वायरिंग होती है तो वहां पर आपके बेसिकली 2 वायर्स होते हैं. ठीक है ना. उन दोनों वायर्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो एक तो होता है हमारा करंट वायर, एक तो होता है हमारा करंट वायर, दूसरा वाला होता है हमारा अर्थ वायर. अर्थिंग करना. तो सर अर्थिंग करना का मतलब क्या होता है, क्या वो करंट देता है या वोल्टेज देता है या करंट नहीं देता या फिर वो हीट देता है. हाँ भाई. तो अर्थ देने का मतलब क्या है कि वो अर्थ से जितने भी वोल्टेज एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं उनको जीरो कर देता है. यानी उसमें कोई भी करंट वहां पर फ्लो नहीं होती, अर्थ वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती.
ठीक है ना, यस, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। विच अमंग ऑफ दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, यानी कि जो हमारा फ्यूज होता है हाउस वायरिंग में, यानी कि जो मेन स्विच जो हमारा होता है, जो मेन स्विच होता है उसमें जो फ्यूज होता है उसका रोल क्या होता है? हाई कंडक्टिविटी होती है उसकी, या लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या डू नॉट बर्न ड्यू टू ऑक्सीडेशन, या फिर ऑल ऑफ दी। हाँ भाई, तो फ्यूज जो हमारा एलिमेंट, सबसे पहली बात है कि जो भी हमारा फ्यूज वायर होता है, जो भी हमारा फ्यूज वायर होता है उस पर एक पॉलिश हम लोग करते हैं, उस पर हम लोग पॉलिश करते हैं, जिंक की हम लोग इसके ऊपर पॉलिश करते हैं। जिंक की पॉलिश हम इसलिए करते हैं कि उसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना हो, और वो जैसे हम ज्यादा लोड डालेंगे हाई लोड पर वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। हाई लोड पर वो क्या हो जाता है आपका, मेल्ट हो जाता है, और जैसे ही वो हाई लोड पर यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है, वो डू नॉट बर्न ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड हाई कंडक्टिविटी। तो बिल्कुल सारी बातें आपकी सही हैं, क्योंकि वो एक हाई कंडक्टिव यानी कि कॉपर वायर, या फिर कॉपर वायर ही होता है, लेकिन एक अलग से मिक्सिंग वायर होता है वो जो यूज किया जाता है उसके लिए, ठीक है, हाई कंडक्टिविटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द केमिकल फॉर रिफाइनिंग ऑफ मैंगोज, यानी कि इन इंडिया, यानी कि भारत में अगर हम आमों को पकाने के लिए किस रसायन का सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड, यानी दिस इज KI, सिल्वर आयोडाइड, दिस इज AgI, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना, NH4NO3, ठीक है ना, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, या कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है भाई, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। तो ये क्वेश्चन हम कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेनली जब हम केमिकल रिफाइनिंग, जो केमिकल का जो यूज करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया, वो हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड का हम लोग उपयोग करते हैं आमों को पकाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, यानी परमाणु में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, या रोटेट अबाउट द न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होते हैं, या वेरी इन ए नंबर विद डिफरेंट आइसोटोप्स, या आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन्स की स्थिति जो है वो हमारे एटम में क्या है, देखो, जैसे दिस इज XZ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर Z की बात करें तो Z इज एटॉमिक नंबर, ये आप लोग जानते हो। सर Z हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है ये। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। सर जो ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। कब? जब ये हमारा एलिमेंट न्यूट्रल हो। लेकिन जो हमारा ए है, हम इस ए को बोलते हैं मास नंबर, हम इस ए को क्या बोलते हैं, मास नंबर। लेकिन ये जो मास नंबर होता है ये N+P के बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। और जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप यहाँ पर देखे थे, 1H1, दूसरा वाला था हमारा 1H2, तीसरा वाला था 1H3। तो ऊपर वाले में न्यूट्रॉन हमारा 0 है, दूसरे वाले में न्यूट्रॉन हमारा 1 है, तीसरे वाले में न्यूट्रॉन हमारा 2 है। तो यहाँ पर जब हम वो जो बात कर रहे हैं, इन तीनों में हमारे न्यूट्रॉन्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, वेरी विद इन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट। इन रेडियो एक्टिव डिके द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि अगर हम अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, या फिर एक्स, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में यूरेनियम है, ठीक है ना, और यूरेनियम से कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे बाहर, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या लगा दी सर, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ये हमारी पॉजिटिव प्लेट्स हैं और ये हमारी क्या है, नेगेटिव प्लेट्स। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ हमारा पॉजिटिव पार्टिकल जाएगा अल्फा, इसकी तरफ जाएगा हमारा बीटा, और यहाँ पर जाएगा हमारा गामा। तो आपसे बोला जा रहा है इन रेडियो एक्टिव डिके द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो हमारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब बीटा। तो बीटा के जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच करती है, हमारी इलेक्ट्रॉन से वो बेसिकली हमारी मैच करती हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बीटा डिके। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मिराज इज ड्यू टू, यानी कि जो मिराज होती है, यानी कि मिराज को हम लोग बोलते हैं मरीज का, मिराज को हम लोग क्या बोलते हैं, मरीज का, यानी कि मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो पहले तो आप इसके ऑप्शन पढ़ो,
अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो भाई पहले बात सुन लो, ये हमारा क्या है अर्थ, इसके अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग टेम्परेचर होगा T1 T2 और T3। टेम्परेचर चेंज होगा तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे बदले, और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। तो जो हमारी लाइट रेज हैं वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी, डेंसर से रेयरर की तरफ आएंगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आएंगी। और जब भी ये वाली बात बोली जाती है कि कोई भी लाइट रे सघन से विरल की तरफ आ रही है यानी कि डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं TIR। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो मिराज बनता है, इसका सबसे पहला सवाल तो आपका ये है कि ये किस घटना के कारण बनता है, तो आपका आंसर होगा TIR। और किसके कारण हो रहा है, अनइक्वल टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है ना। व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इन ए कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉन्वेक्स मिरर की जब भी बात आएगी तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये वाला। अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट रख लूँ, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर रख लूँ, सबसे पहली बात ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा पोल। तो पोल और फोकस के बीच में बनेंगे, सारे के सारे सीधे बनेंगे और छोटे बनेंगे, ठीक है। और सब के सब वर्चुअल हैं क्योंकि जिधर पॉलिस है उधर ही बन रहे हैं। तो सभी के सभी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो वर्चुअल है, सभी के सभी हमारे आभासी हैं। दूसरी बात यह है कि सभी के सभी हमारे सीधे हैं। कैसे हैं, सीधे हैं यानी इरेक्ट हैं, सभी सीधे हैं। और तीसरी बात यह कि सभी छोटे हैं, स्मॉल। सभी के सभी हमारे कैसे हैं, ये स्मॉल यानी कि छोटा। तो आभासी, सीधा और छोटा। अब आप देख लो, इरेक्ट और स्मॉलर सही है, और बाकी इन्वर्टेड और रियल तो कभी बनेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात दो के लिए करेक्ट होती है, एक तो आपकी कॉनकेव लेंस के लिए आपका ये सही होता है, और दूसरा ये आपका कॉन्वेक्स, दूसरा ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए सही हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही रिजल्ट आएंगे, फिक्स होते हैं सर ये। यंग्स मॉडुलस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, देखो मॉडुलस का मतलब समझते हो आप, मॉडुलस का मतलब होता है कि आपने फोर्स लगाया, जैसे आपने ये कोई रॉड है, आपने इस पर फोर्स लगाया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, और आपने इसको इस तरीके से बना दिया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर एक इलास्टिक नेचर है, दिस इज ए इलास्टिक नेचर। और अगर ये एकदम सीधी होती है और आप इसको ऐसे करके फोर्स लगाते हो और ये ब्रेक हो जाती है, तो दिस इज नॉट ए मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस, मॉडुलस जो होता है वो तीन तरीके का होता है, एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, एक होता है हमारा शियर स्ट्रेस। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो हमारा सॉलिड्स के लिए यूज होता है, वो हमारा सॉलिड्स के लिए यूज होता है। और जो बल्क मॉडुलस होता है वो हमारा फ्लूइड के लिए यूज होता है, लिक्विड्स के लिए यूज होता है, लिक्विड एवं गैस के लिए यूज होता है। यानी कि हम एक कंबाइंड वर्ड बोल सकते हैं, फ्लूइड्स के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए यूज होता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मिले होंगे, और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से होली मनाइएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। 2-4 दिन की बात है, हम भी घर पे आए हुए हैं, उसके बाद में फिर से हम वही बोर्ड पे आपकी क्लासेस लेंगे, और थ्योरी और क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कारवा है, वो आपके लिए आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।